हापुड़ में एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में धमाका हुआ। बॉयलर फटने के नतीजे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। वज़ीर आला ने हापुड़ जिले में बॉयलर फटने से लगने वाली आग में मजदूरों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के सुगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने आला हुक्काम को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर तहकीकात करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने हादसे में जख्मी होने वालों को मुनासिब इलाज फराहम करने की भी हिदायत की है। हापुड़ के एक फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हुआ है। हालांकि जानकारी ये है कि अब तक 9 मजदूरों की मौत हुई है, लेकिन आप देखिए यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी फिलहाल मौके पे हैं। अगर आपको अंदर दिखाएं तो फिलहाल ये बताया जाता था कि इसको फिलहाल एक केमिकल फैक्ट्री के आधार पर ये फिलहाल जो इंडस्ट्री है वो ली गई है, लेकिन यहाँ पर टॉय गन को लेकर एक पटाखा बनाया जाता था, जिसको लेकर फिलहाल एक बड़ा कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ है। इस पूरे मामले में आप देखिए अंदर तमाम जो मौके पे अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हालांकि जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं। इलाके का पूरा सर्वेक्षण किया जा रहा है। आप देखिए फॉरेंसिक यूनिट, हापुड़ की जो फॉरेंसिक यूनिट है वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंची है कि आखिर यहाँ पर चीजें क्या बनाई जाती थी। मौके पर फिलहाल जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं वो यहाँ पर हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर फिलहाल अंदर जांच कर रही है। आप देख भी सकते हैं कि अंदर जो जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर फिलहाल अब उन तमाम इलाकों को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और उन जगह पर फॉरेंसिक जो टीम है वो सर्वेक्षण करेगी कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। अभी तक फिलहाल जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक यहाँ पर फिलहाल एक केमिकल फैक्ट्री के आधार पर लाइसेंस लिया गया था और उसके बाद यहाँ पर उस फैक्ट्री के ऑनर ने यहाँ पर इस फैक्ट्री को फिलहाल किसी को दिया जहाँ पर फिलहाल पटाखे बनाए जाते थे और पटाखे बनाए जाने के बाद ही यहाँ पर ये जो ब्लास्ट है वो देखा है। आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो हापुड़ की फॉरेंसिक यूनिट है वो मौके पे हैं। अंदर फिलहाल जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे हैं। पूरे फिलहाल अंदर जो इलाका है उसका फिलहाल सर्वेक्षण किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल इस पूरी दर्दनाक घटना पर दुख व्यक्त किया है। जो फिलहाल इलाके के डीएम हैं, एसपी हैं, वो मौके पे हैं, लेकिन देखिए जिस तरह का मंजर आपको देखने को अंदर मिल रहा है वो बेहद कहीं ना कहीं दर्दनाक है। हालांकि इस पूरी घटना में सबसे जो दर्दनाक हुआ वो यही हुआ कि 9 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच की जा रही है कि आखिर और जो लोग इस मामले में घायल हुए हैं उनका बेहतर इलाज किया जा सके, लेकिन ये घटना अपने आप में कहीं ना कहीं लापरवाही दर्शाती है प्रशासन की कि आखिर अगर उनके आंख के नीचे, नाक के नीचे इस प्रकार की चीजें हो रही थी तो यहाँ पर पहले इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया गया। आखिर इसके पीछे अगर यहाँ पर इस प्रकार के पटाखे बनाए जाते थे तो क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तमाम जो चीजें हैं क्या उसका फायदा उठाया गया, क्या यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड से संबंधित तमाम चीजें हैं क्या उसका नाम उठाया गया। लेकिन जिस प्रकार की चीजें यहाँ देखने को मिली वो बेहद चौंकाने वाली हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में तमाम आला अधिकारी को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया है। फिलहाल तमाम जो मजदूर इस मामले में अभी घायल हुए हैं उनका बेहतर इलाज करने के लिए यहाँ के जो जिला अस्पताल है उनको वहां पर भर्ती कराया गया है। देखना बेहद अहम होगा कि अब आगे की जांच को लेकर प्रशासन और पुलिस की तरफ से क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। वाराणसी सिलसिलेवार धमाकों के मुलजिम वलीउल्लाह को गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया है। सजा पर फैसला 6 जून को होगा। डिस्ट्रिक्ट जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर सिलसिलेवार धमाके हुए थे। उसी मामले में यह फैसला 16 साल बाद आया है। जकारिया, मुस्तफीज और बशीर ये ट्रेस नहीं हो सके थे और मोहम्मद जुबैर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। ये टांडा बड़ौद का रहने वाला था। कुल इसमें हाँ जी, इसमें जो संकट मोचक मंदिर वाला मामला है इसमें कुल 47 गवाह पेश किए गए थे और 3 बचाव साक्षी थे और दूसरा जो मुकदमा है उसमें 20 गवाह पेश हुए थे जो दशाश्वमेध घाट वाला मामला है। हमारी तरफ से 20 और बचाव साक्षी 3 दशाश्वमेध वाले में, और जो संकट मोचक मंदिर वाराणसी वाला मामला था उसमें 47 गवाह अभियोजन की ओर से थे और 3 गवाह बचाव साक्षी थे।
और अब बात सफर हज के। हिंदुस्तानी आज़मीन हज की परवाज़ों का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। हिंदुस्तानी आज़मीन हज की पहली फ्लाइट आज केरल के कोचीन एयरपोर्ट से मदीना के लिए रवाना हुई है। सऊदी अरबियन एयरलाइंस के फ्लाइट से जनूबी हिंद के 377 आज़मीन हज ने सफर हज के लिए उड़ान भरी। आज़मीन हज की पहली परवाज़ को केरल हुकूमत में औकाफ और हज के वजीर वी अब्दुर्रहमान और केरल हुकूमत में म्यूजियम और पोर्ट आर्कियोलॉजी के वजीर अहमद देवरकोली और मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुर्रहमान कोटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला 3 जुलाई तक जारी रहेगा। आज़मीन हज की आखिरी फ्लाइट मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होगी। The first batch of Indian Hajj pilgrims took off from Cochin Airport. As per Hajj National Committee schedule, our last flight will take off from Mumbai on 3rd July. All arrangements are completed. Saudi and India, especially with the support of State Hajj Committee, our 10 embarkation points are ready. Camps are ready. We are expecting with the support of Narendra Modi, we will success Hajj 2022. मरकजी वक्फ कौंसिल की टीम जयपुर के दौरे पर है। जम्मू कश्मीर के रुकन और वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां और हनीफ अली मुफ्ती मोहम्मद हारून जयपुर के दौरे पर हैं। टीम के अरकान वक्फ इमलाक का जायजा ले रहे हैं। इस ज़िम्न में अरकान ने जामा मस्जिद, मुसाफिर खाना, दरगाह करबला, दरगाह अमीर के ज़ियारत के साथ ही मुआयना के दौरान टीम में काफ़ी नाराज़गी भी हालांकि देखने में आई। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में वक्फ इमलाक पर तजावुज़ात हैं। ज़्यादातर वक्फ जायदादें रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हैं। वक्फ काउंसिल की टीम 3 रोज़ा दौरे पे राजस्थान आए हुए हैं। हमने जो अपना स्टार्ट किया, हमने दरगाह शरीफ अजमेर से स्टार्ट किया। हमारा मकसद होता है कि साल में हम हर एक जगह जाएं, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जहाँ भी हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और वक्फ बोर्ड्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाया जाए, उनका जायज़ा लिया जाए और वहाँ पे देखना है कि कितनी खामियां हैं और वक्फ बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है। यही हमारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मकसद होता है। और यहाँ खासकर जब हम आए, कल हमने यहाँ के बोर्ड मेंबरान से और बाकी लोगों से भी मीटिंग की और देखा जो खामी थी, तो फिर हम माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी साहब से मिलने गए, सचिवालय गए, वहाँ पे उनके सामने वो खामी रखी, तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमें पूरा इत्मीनान दिया कि हम जो वक्त में खामियां होंगी वो हम। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पर बोर्ड इंतखाब को लेकर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हाईकोर्ट के अहकाम के बाद 4 साल बाद बोर्ड की तश्कील को लेकर जहां तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वहीं मतवलियों की फहरिस्त पर एतराज़ात खुलकर सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 2018 से बोर्ड की तश्कील नहीं हुई है। ज़ाब्ते के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 6 माह तक एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री की जा सकती है और इसकी मुद्दत में ज्यादा से ज्यादा एक बार तौसी की जा सकती है। लेकिन 2018 से बोर्ड में कई एडमिनिस्ट्रेटर और CEO बदल चुके हैं और बोर्ड की तश्कील का मामला हल नहीं हो सका। मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट के अहकाम पर बोर्ड की तश्कील को लेकर पहले मुतवल्लियों के बीच से बोर्ड मेंबर का इंतखाब कराने को लेकर वक्फ बोर्ड के जरिए फहरिस्त जारी की गई, लेकिन बोर्ड की फहरिस्त पर एतराज खड़े हो गए। मशहूर वकील और सामाजिक कारकुन शाहनवाज खान ने इस ताल्लुक से बोर्ड और महकमे अक़लियती बहबूद को खत लिखकर बोर्ड पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया है। शाहनवाज खान का कहना है कि बोर्ड के जरिए इंतखाबात को लेकर सिर्फ 38 मुतवल्लियों की फहरिस्त जारी की गई है, जबकि ज़ाब्ते के मुताबिक 400 से ज्यादा मुतवल्ली कमेटियां ऐसी हैं जिनकी इनकम लाख रुपए से ज्यादा है और वो वोट देने की मजाज हैं। ये सही है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया देर से सही लेकिन शुरू हो गई है। चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और अब जो है
जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया जारी है, ऐसा नहीं लगता मुझे कि वो चुनाव को ईमानदारी से करवाना चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि नियम अनुसार हो रहा है, तो मैंने नियमों का हवाला देते हुए बोर्ड को लेटर लिखा है कि कोई भी मुतवल्ली जो हिसाब नहीं देता है या हिसाब नहीं दिया है या तंजनगरी नहीं दिया है, उसको वोट देने से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड की तश्कील और बोर्ड के जरिए कराए जाने वाले इंतखाबात को लेकर जब न्यूज 18 उर्दू ने बोर्ड के सीईओ सैयद शाकिर अली जाफरी से बात की, तो उन्होंने बताया कि बोर्ड के जरिए मुतवल्लियों की जो फहरिस्त जारी की गई है वो ज़ाब्ते के मुताबिक है। बोर्ड चुनाव के संबंध में हमने सारी तैयारी करीब करीब कर ली गई है और जो सूची हमने निकाली है वो नियमानुसार जारी कर दी गई है तथा वैधानिक हम विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। समाजी तंजीमों का एतराज है कि अगर किसी मुतवल्ली कमेटी ने वक्त पर किराया जमा नहीं किया है तो इसे वोट देने से महरूम नहीं किया जा सकता है और वक्फ एक्ट में भी इन मुतवल्लियों को वोट देने का मजाज बताया गया है। मुस्तकबिल में बोर्ड और समाजी तंजीमों के जरिए जिस तरह से टकराव बढ़ रहा है, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बोर्ड इंतखाब एक बार फिर इल्तिवा में पड़ सकता है। न्यूज 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद में फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल मेडिकल कमीशन के फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम की शुरुआत आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुई, जहां से काफी तादाद में देही इलाकों के लिए रवाना हुए लोग और इस मौके पर अलीगढ़ के कमिश्नर गुरुदयाल और चीफ मेडिकल ऑफिसर समेत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व दीगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। शोबे कम्युनिटी मेडिसिन के तहत रवाना की गई टीम के ताल्लुक से मालूमात फराहम करते हुए शोबे के सदर डॉक्टर सायरा महनाज ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत ये बच्चे देही इलाकों में जाकर इनको गोद लेते हैं और अगले 3 साल तक ये इनकी तिब्बी खिदमत अंजाम देते हैं। इससे इनके अंदर भी भरपूर सलाहियतें पैदा होती हैं और हुकूमत को भी अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। आज जो है मेडिकल कॉलेज JNMC ने अपना एक फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम है नेशनल मेडिकल कमीशन का, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करा है। उस प्रोग्राम में हम लोगों को स्टूडेंट्स को, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के हैं, वो किसी गांव में जाकर उसमें कुछ फैमिलीज़ को अडॉप्ट करेंगे, उनकी जिम्मा लेंगे, उनका हेल्थ डिजीज़, हेल्थ कंडीशन या जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और वो ये 3 साल करेंगे। अब ये उनकी पढ़ाई का करिकुलम का हिस्सा हो गया है, तो इसको हम फैमिली अडॉप्शन इसलिए कहते हैं कि उन्होंने उस फैमिली को अडॉप्ट कर लिया है और उसके बेसिस पे उनका असेसमेंट भी होगा। जमात इस्लामी की जानिब से अलीगढ़ में इस्लामिक समर कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात शरीक हो रहे हैं। दर्जा 6 से लेकर 10वीं जमात तक के तलबा व तालिबात के लिए इस समर कैंप का इनेकाद किया गया है, जहां बच्चे दीनी उलूम के साथ असरी उलूम की मालूमात और खेल वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आज कैंप में जहां ड्राइंग और कैलीग्राफी मुकाबलों को मुनक़िद किया गया, वहीं क़िराअत मुकाबले हुए जिसमें तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज़िम्मेदारान का कहना था कि मोज़ी बीमारी कोरोना के बाद तलबा एहसास कमतरी का शिकार हो रहे थे। ऐसे में इस इस्लामिक समर कैंप से इन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने और ज़हनी दबाव को कम करने का मौका फराहम किया गया है। तलबा व तालिबात ने भी इस मौके पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए इस पहल की सताइश की और इसे काफ़ी कारआमद बताया। कैंप का जो असल मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें एक बात तो ये शामिल है कि इन बच्चों ने जो 2 साल कोरोना का जो वक्त गुजारा है अपने घरों में कैद रह के, और कई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उनके अंदर जो पैदा हुए हैं, उस माहौल से इन बच्चों को थोड़ा बाहर निकाला जाए, इनको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट से वापस एडजस्ट होने का एक मौका फराहम किया जाए। बच्चे एकेडमिक्स में स्कूल्स में जाते हैं तो एकेडमिक्स तो बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन दीन नहीं सीख पाते। तो अब ये अच्छा मौका होता है, वेकेशंस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ इस्लामिक भी सीखें, लेकिन साथ साथ हमने इसमें कोशिश की है कि हम बच्चों की स्किल डेवलपमेंट भी करें। तकी आबिदी की मुरतब करदा किताब तामीर बका की रूनुमाई हुई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आलमी उर्दू एसोसिएशन और JNU सेंटर फॉर लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ और किताब को लॉन्च किया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
नंदलाल नैरंग सरहदी के अशार और तहकीक पर मबनी किताब तामीर बाका को सेंटर फॉर लैंग्वेजेस जेएनयू में लॉन्च किया जा रहा है। किताब को एडिट और मुरतब करने वाले डॉक्टर सैयद तकी आबिदी के साथ साथ नंदलाल नैरंग सरहदी के बेटे नरेश नैरंग भी कनाडा से हिंदुस्तान आए हैं। किताब की लॉन्चिंग प्रोग्राम के मौके पर लोगों ने इस बात को लेकर हैरत का इजहार किया कि अब तक ऐसे शायर का सरमाया सामने क्यों नहीं आ सका। देखिए, ये वाकई एक नई दरियाफ्त है और मैं ये कहूँगा कि उर्दू और हिंदी के लोगों के लिए तकी आबिदी साहब की जानिब से एक बड़ा तोहफ़ा है। ये रेवाड़ी के रहने वाले जनाब नंदलाल नैरंग सरहदी साहब, इन्होंने पेशावर से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का सफ़र किया, हरियाणा में मुक़ीम रहे, बैक वक्त 9 ज़ुबानों को जानते थे। हिंदी में, उर्दू में, फ़ारसी में इन्होंने शायरी की, नस्र भी लिखी और शायरी ज़्यादा की है। इत्तफ़ाक़ है कि इनका कलाम मंज़र आम पे आया नहीं। बहुत कोशिशों के बाद हरियाणा उर्दू एकेडमी ने तामीर यास के नाम से चंद सफ़ात पे एक गैर मामूली किताब उन्होंने यूं ही शाये कर दी, लेकिन जितना बड़ा शायर है उस एतबार से इनका एहतराम नहीं हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूँ नरेश नैरंग साहब को कि उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने उस पूरे बयास को समेटा। दरअसल नंदलाल नैरंग सरहदी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने कई जुबानों में शायरी की, उर्दू भी उसमें शामिल थी, लेकिन पैसा न होने की वजह से उनकी किताब दीवान सामने नहीं आ सकी। यह काम कनाडा पहुंचे उनके बेटे और बहू की कोशिशों के नतीजे में मुकम्मल हुआ। ये एक ऐसा शायर है जिसने उर्दू और फारसी में शायरी की है। एक ऐसा शायर है जिसने 3500 के करीब शेर कहे हैं। एक ऐसा शायर है जिसके साथ उर्दू अदब में नहीं बल्कि दुनिया अदब में नाइंसाफ़ी हुई है कि इतना बढ़िया शायर को क्यों हम आपके जो है उर्दू अदब में पेश नहीं कर सके, जिसके पास अखलाक है, जिसके पास ह्यूमन वैल्यूज़ है, जिसके पास मुकाम इंसान है, जिसके पास फजीलत इंसान है। तो आज हम इसीलिए हम नंदलाल आपके नैरंग सरहदी के कलाम को पेश कर रहे हैं, अगरचे के दीर आयत मगर दुरुस्त आयत। इस मौके पर डॉक्टर तकी आबिदी, नरेश नैरंग और सुनीता नैरंग को मुहिब उर्दू अवार्ड से नवाजा गया। उर्दू लैंग्वेज एक बहुत ही खूबसूरत ज़बान है। नैरंग साहब जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू के लिए हाजिर कर दी, मैं कह सकता हूँ कि वो उर्दू के आशिक थे, और अगर यूं कहूं कि वो उर्दू उनकी माशूका थी तो गलत नहीं होगा। जो भी डॉक्टर आबिदी ने हमें हेल्प करी है इस चीज़ को बुक लाने के लिए, लॉन्च करने के लिए, उन्होंने बहुत ही वर्क हार्ड किया है उसके ऊपर, और उनकी वजह से ही सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। मेन स्क्रिप्ट के मामले में हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। हिंदुस्तान में तमाम जुबानों में बड़ा काम हुआ है। इसी कड़ी में तामीर बाका और नंदलाल नैरंग सरहदी की शायरी और अदब भी अब सामने आई है। जाहिर है कि उर्दू जुबान और उर्दू वालों के लिए ये एक तोहफे से कम नहीं है। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग के खिलाफ मुंबई में रजा एकेडमी ने एहतजाज किया और कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी का इजहार किया। रजा एकेडमी ने पंडितों की हिजरत को भी रोकने का मुतालबा किया। मुंबई के भिंडी बाजार में मीनारा मस्जिद के करीब मुनक़िद एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और कश्मीरी पंडितों पर होने वाले जुल्म और जबर की शदीद मजम्मत की। एहतजाजियों ने वादी में कश्मीरी पंडितों की हिफाजत का भी मुतालबा किया। दिनों कश्मीरी पंडितों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उनकी हलाकतें हो रही हैं, उसके ख़िलाफ़ आज रज़ा एकेडमी ने एक एहतजाज किया है कि जुल्म किसी के साथ हो, जुल्म जुल्म है। लिहाजा रज़ा एकेडमी कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी है। न सिर्फ रज़ा एकेडमी बल्कि मुल्क का मुसलमान और हर इंसान, हर शख्स कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा है कि इस जुल्म में जो उन पर ज़्यादती हो रही है, हम उनके साथ हैं और जो भी जुल्म करे उसको सख्त सजा दी जाए। मुरादाबाद के मिंडा पांडे थाना इलाके में आज बदमाशों के साथ पुलिस झड़प हुई। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस का सामना उन बदमाशों से हुआ। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे और आमने सामने तसादुम में 2 बदमाश जख्मी हो गए। दोनों जख्मी बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा, जहां इनका इलाज चल रहा है, जबकि तसादुम के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इन बदमाशों के खिलाफ पहले ही संगीन इल्जामात के तहत मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की शनाख्त भूरा और रिजवान के नाम से हुई है। ये आज सुबह मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में हमारी पुलिस टीम
कहीं चेकिंग कर रही थी, तो सामने से बाइक सवार 3 बदमाश जिन्होंने पुलिस को देखकर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनको जो रोके नहीं, पुलिस ने उनका पीछा किया। भागते उन्होंने पुलिस पर आगे जाके फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें 2 बदमाश इंजर्ड हुए हैं। उन बदमाशों ने पूछताछ में अपना नाम, एक ने रिजवान और दूसरे ने भूरा बताया, और ये कोतवाली देहात जनपद अमरोहा के रहने वाले हैं। पूर्व में भी जेल जा चुके हैं कई अन्य जगहों से। इनके कब्जे से वहाँ जो 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, पूछताछ में इन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल इन्होंने संभल क्षेत्र में, अचौड़ा थाना क्षेत्र है, वहाँ से लूटी थी। 1 मिनट फिर से इन्होंने चोरी की थी, और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ अन्य घटनाएं बताई हैं और इनसे जानकारी की जा रही है। इनका कुछ आपराधिक इतिहास भी है। इस प्रकार पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मुंतजर मेहदी को मुअत्तल कर दिया है। मुंतजर मेहदी पर ओहदे पर रहते हुए मुतवल्लियों को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम है। मुंतजर मेहदी पर इल्ज़ाम है कि ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए मेहदी ने कई औकाफ के ज़मरे में तब्दीली की और तौलियत के लिए मुतवल्लियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। बोर्ड अब इनकी आमदनी से ज़्यादा जायदाद की भी जांच करवाने की तैयारी कर रहा है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक मेहदी ने मेरठ की वक्फ मनसूबा की कैटेगरी को वक्फुल खैर से अल औलाद में तब्दील किया। मेरठ की ही वक्फ मोहम्मद शफी मोहम्मद मुमताज़ हुसैन में भी मेहदी ने यही काम किया और गलत हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट बोर्ड में पेश करके इनकी कैटेगरी को बदल कर मुतवल्लियों को फ़ायदा पहुंचाया। इस मामले में बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए मुंतजर मेहदी को मुअत्तल कर दिया है और इनकी आमदनी से ज़्यादा जायदाद की जांच किसी सरकारी एजेंसी से कराने की बात कही है। वहीं वक्फ मनसबिया मेरठ के मुतवल्ली शुएब जाफ़र का कहना है कि वक्फ इंस्पेक्टर को मुअत्तल करना बोर्ड का अपना फैसला है, लेकिन जहां तक बात वक्फ मनसबिया की है तो यहां मुतवल्ली का इंतखाब वाक़िफ़ की मंशा के मुताबिक है। ताहम अगर इस मामले में बोर्ड की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो इसे कोर्ट में चैलेंज किए जाने का रास्ता खुला है। एक लंबी लड़ाई लड़ी है मनसबिया की तौलियत के लिए, वो हमारी वक्फनामे के मुताबिक है। और जहां तक ये ताल्लुक है, क्योंकि मनसबिया का जिक्र आया उसमें, तो मनसबिया के टॉपिक पे हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे वक्फनामे में धारा 7 के अंदर हाजी मनसब अली खान साहब ने मुतवल्ली की पोस्ट को रिजर्व किया अपने वरोसा के लिए, और वारिसीन हम, उन्होंने साफ लिखा मिन दर्जा बाला जायदाद का इंतजाम मुताल्लिक ताहयात मेरे रहेगा, यानी मैं जिंदगी भर मुतवल्ली रहूंगा। मेरे बाद मेरी ज़ौजा मनकूहा मुसम्मात मुहिब्बुन्निसा, अपनी अलिया का नाम लिया। बाद उनके मेरे वरसाए ज़कूर से, जो मेरे मेल डिसेंडेंट होंगे, जो मेरे वारिस होंगे, उस शख्स से मुताल्लिक रहेगा जो असना शरी मजहब रखता होगा